Hi guys, I'm Dr. Marva and I have with me NEET PG rank 3, that's Dr. Ashutosh from the holy city of Benares. Congratulations Dr. थैंक यू सो मच सर। आशुतोष, सपोज आपका इस बार सिलेक्शन नहीं होता, मैं बड़ा एक्सट्रीम बात बोल रहा हूँ, आप तो टॉप मोस्ट सिंगल रैंक लेकर आए हैं, मान लीजिए इस बार सिलेक्शन नहीं होता तो आपने फोर्थ कमिंग इनिसेट और नीट के लिए कैसी तैयारी करनी थी? आई वांट टू नो आशुतोष अग्रेशन फॉर लाइक इफ यू नॉट एबल टू मेक इट। सर अगर मेरा रैंक 3 नहीं आया होता तो मैं थोड़े टाइम के लिए थोड़ा रेस्ट लेता और घर में सबसे मिलता, थोड़ा सा एंजॉय करता, ट्रिप्स करता और उसके बाद फिर से वापस से अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके वापस से इस प्रिपरेशन में लग जाता और आई 9 नवंबर बहुत मन लगाकर सही से देता। फिर उसके बाद अगर उसमें भी अच्छा नहीं आता तो नीट पीजी में बहुत अच्छा रैंक लेके आता। मैसेज है भाई, परसिस्टेंस है ना, कीप हैमरिंग करते रहो। नाउ कौन से सब्जेक्ट से आप वो तैयारी शुरू करते हैं? बिकॉज जब दोबारा स्टार्ट करना होता है, गाड़ी दोबारा स्टार्ट करनी है, फर्स्ट गियर में जाना है, तो यू आर ऑलवेज इन अ सेल्फ डाउट कि भाई लाइक तो व्हाट सब्जेक्ट वुड यू हैव पिक्ड अप? सर इंटर्नशिप में जैसे हम लोग सब्जेक्ट फाइनल ईयर में पढ़ के रखते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स एंड माइनर सब्जेक्ट, तो हम लोग को वहीं से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि वो सब हम लोग कर रखते हैं तो एक बार दोबारा से रिवाइज होने पे और कुछ क्वेश्चंस करने पे वो सब चीज़ें फ्लो पे आ जाती है। तो जब जीटीज देते हैं हम लोग तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो हम लोग का सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और लास्ट में हम लोग को उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। सो बेसिकली इट्स लाइक ईट द फ्रॉग कि भाई जो हार्ड वाले सब्जेक्ट है पहले उनको उठा लो, जो हाई यील्ड वाले और हाईली प्रॉमिसिंग वाले सब्जेक्ट्स Yes, हैं। sir. आपने लास्ट टाइम का मई वाला इनिसेट भी दिया होगा, यस तो उस इनिसेट के कंपैरिजन में, मतलब इनिसेट के बाद आपने नीट दिया तो आपने कुछ चेंज देखा आपके स्कोर्स में? जो जीटीज आप दे रहे थे या फाइनल स्कोर्स देखे तो उसमें मतलब कुछ चेंजेस वगैरह आए? जीटी में लगभग स्कोर सेम था और मतलब जीटी का स्कोर लगभग सेम था, लेकिन प्रिपरेशन थोड़ा सा बढ़ गया था क्योंकि मुझे आइडिया लग गया था कि पीवाईक्यू बेस्ड ही प्रिपरेशन रखनी है। अगर पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन नहीं रखेंगे तो हम लोग का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा जितना हम लोग सोच रहे हैं। कई लोगों का कहना होता है कि भाई पीवाईक्यू तो आते नहीं है, तो आपसे जानना चाहता हूँ क्या पीवाईक्यू वर्ड टू वर्ड रिपीट होंगे या वो मॉडिफाई होके होंगे? सर पीवाईक्यू वर्ड टू वर्ड तो कभी नहीं होंगे, ये मुझे लगता है। हाँ जी। और पेपर पीवाईक्यू से ही आएगा, ये मुझे लगता है। मतलब जो टॉपिक्स पीवाईक्यू में आ रहे हैं, जीटीज में आ रहे हैं, क्वेश्चंस वहीं से आने हैं। तो जो कॉमन बीमारियां बेसिकली वो कॉमन बीमारियां, वो सब चीज़ें। तो थोड़ा सा आपका जर्नी पीछे लेके चलते हैं, लेट्स गो बैक लाइक 3 इयर्स 4 इयर्स। तो तैयारी आपने कब से चालू करी? सर सेकेंड ईयर में हम लोग थे तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉप का स्ट्रेस बढ़ रहा था। फर्स्ट ईयर में हम लोग का कोविड आ गया था, थोड़ा सा इजी हो गई थी चीज़ें, घर में थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे और टीचर्स भी सपोर्टिव हो गए थे सब चीज़ के लिए। अच्छा। तो फर्स्ट ईयर हम लोग ऐसे ही निकल गया था। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा डाउट हो रहा था हर चीज़ में, तो हम लोग थोड़ा सॉरी इंटरप्ट, आप कोविड बैच है? यस सर, कोविड-19 बैच। ओके, कोविड-19 बैच है। ओके, सो फर्स्ट ईयर इजी रहा क्योंकि भाई कोविड की वजह से, फिर सडनली सेकंड ईयर में शॉक लगा। ओके, सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट बिल्कुल टफ हो गया, पैथोलॉजी, माइक्रोलॉजी, ये सब बिल्कुल टफ से सब्जेक्ट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर थोड़ा हम लोग बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए और मतलब फ्रेंड्स में डिस्कस करना स्टार्ट किए, थोड़ी चीज़ें समझ में आई। फिर प्रॉप के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाई किए, प्रॉप निकल गया। उसके बाद थर्ड ईयर में सोचे तो थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा चिल करने का भी मूड हो गया था कि इतना सब स्ट्रेस चल रहा है, कोविड हो गया, कुछ कर नहीं पाए हम लोग कॉलेज लाइफ में। तो फिर थोड़ा हम लोग स्टार्ट किए, पढ़ाई भी स्टार्ट किए और थोड़ा चिल करना भी स्टार्ट किया। फिर मिड थर्ड ईयर में हम लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन मोड में आ गए थे और फिर सब्जेक्ट स्टार्ट किए, ऑप्था, ईएनटी और पीएसएम वगैरह करके मतलब सब्सक्रिप्शन लेके सही से करना तभी से स्टार्ट किए। एक्चुअली कोई इस बात को मानेगा नहीं कि थर्ड रैंक पर भी चिल करते हैं, तो आप बताओ कि कैसे चिल करते हैं? सर ये तो मेरे दोस्त बता सकते हैं, मैं बताऊंगा तो इन लोगों को भरोसा नहीं होगा। नहीं, आप बताओ एनी एग्जांपल्स कि भाई आप अनवाइंड कैसे करते थे? क्योंकि यार पढ़ाई करके ना, मतलब हमारे फील्ड में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, पढ़ना है। एक डॉक्टर अगर एक दिन भी ना पढ़े, 2 दिन ना पढ़े, तीसरे दिन तो ब्लास्ट हो जाएगा उसका माइंड। तो मतलब आपने कैसे वो, आई मीन हाउ डिड यू गो अबाउट दिस? सर आप जिनको लाइक करते हो, जिनके साथ रहना पसंद करते हो, उनके साथ अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और मतलब जो भी आप करना चाहते हैं उसको और अच्छे से करेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा होता है कि आप लोगों के साथ जाएं और इन्जॉय करें, तो उससे आपकी जितनी भी जो भी आप करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। सर मेरी मम्मी जो है हाउसवाइफ है और मेरे पापा टीचर हैं स्टेट गवर्नमेंट में। सो यू आर अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर? यस सर, आई एम फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर। तो आपको मतलब कहीं गाइडेंस मिली थी कि भाई डॉक्टर कैसे बनना होता है, या आप ऑन द फ्लो चले गए बस? सर ऑन द फ्लो ही था और कुछ आइडिया नहीं था नीट के बाद हम लोग क्या करेंगे। नीट यूजी दिए उसके बाद एडमिशन लिए कॉलेज में, फिर आइडिया लगा कि यार डॉक्टर बनने वाले हैं हम लोग। अच्छा। फिर उसके बाद थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई कि डॉक्टर बनना है तो फिर सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है और लोगों की बहुत मदद करनी है। और एक्चुअली सर हम लोग मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे इतना अच्छा माहौल नहीं है हर चीज़ का। तो
मतलब वहाँ से भी मेरे को मोटिवेशन आया कि लाइफ में अच्छा करना है अपने एरिया के लिए, अपने लोगों के लिए। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया कि अच्छा करना है इस फील्ड में। तो अभी तक की मैं समराइजेशन करूँ तो आपने सेकेंड ईयर से तैयारी शुरू कर दी थी और आपने उसके बाद में सब्सक्रिप्शन लेके वीडियोस वगैरह देखने शुरू कर दिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स करना शुरू करा, बीच में चिल आउट भी करते थे ताकि स्पेस आउट हो जाए, राइट? कि लास्ट के 1 साल में तैयारी करना वर्सेस अगर आप 3 या 4 साल में तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट्स को स्टैगर करके कर रहे हो, तो आई थिंक वो रिलेटिवली ज़्यादा बेटर हो जाता है ना। आई थिंक दिस इज़ द बेसिक मैसेज दैट यू ट्राइंग टू से। बट फिर भी लाइक अगर कोई अभी मान लो आपके जो जूनियर्स हैं, आप उनको बोलना चाहते हो कि भाई इस ईयर से चालू करो, तो पहला सब्जेक्ट जिसको आपको लगता है कि मस्ट डू सब्जेक्ट है, वो मतलब कौन सा सब्जेक्ट होगा? सबसे पहला सर जो मैं बोलना चाहूँगा कि इतना सीरियस नहीं होना है पढ़ाई के लिए सेकेंड ईयर से कि यार नीट करना है, नीट में क्वेश्चंस आएंगे, सब पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, यहाँ से ही स्टार्ट करना है। उसके अलावा सब्जेक्ट में पैथोलॉजी, माइक्रोलॉजी अगर सेकेंड ईयर में कर रहे हैं तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि इसका ही इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है फाइनल ईयर सब्जेक्ट में। अगर हम लोग ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लेंगे तो फाइनल ईयर हम लोग को बहुत ईजी लगेगा, सब चीज़ें रिपीट ही होती हैं। लेकिन अगर नहीं भी हो पा रहा है तो बिल्कुल सिंपल ही रखना है और फाइनल ईयर में सब कुछ दोबारा से आता है तो बहुत ईजी हो जाता है हर चीज़। अगर आप पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी लेट मी से प्रीति मैम के वीडियो से शुरू करते हो तो करने में कितना टाइम लग जाएगा उसको? अगर सर सेकेंड ईयर में तो मेन से ही करेंगे और उसमें 2 महीने 3 महीने तो लग जाएंगे, और स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर पूरा साल हम लोग को यही सेकेंड ईयर ही करना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। और पैथो भी जैसे आप कर रहे हो और माइक्रो कर रहे हो तो पहले क्या सजेस्ट करोगे, पहले पैथो या पहले माइक्रो? मुझे लगता है सर सारे सब्जेक्ट एक साथ ही करना चाहिए। अगर जूनियर्स हैं, जूनियर्स के लिए अगर मैं एडवाइस करूँ तो सारे सब्जेक्ट एक साथ ही करना चाहिए, कुछ कुछ करके। एक साथ करने का ज़्यादा फायदा नहीं होता है, एक साथ कंप्लीट करके भूल जाना, इससे बेटर है कि थोड़ा थोड़ा करके और इसको थोड़ा कंसोलिडेट करना। आशुतोष, मैं एक बहुत ही ऐसा सवाल पूछूंगा जो मतलब लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा कभी होता था कि आपको लगता था कि यार नहीं हो पाएगा? सर ऐसा तो कभी मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि रैंक नहीं आ पाएगा लेकिन मेरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा। तो वो क्या चीज़ थी विच केप्ट यू गोइंग? मतलब सेल्फ बिलीफ, फैमिली प्रेशर, या मतलब जो भी XYZ, मतलब व्हाट केप्ट यू गोइंग एवरी सिंगल डे? सर लोगों का भरोसा था मेरे ऊपर और मुझे भी ऐसा लगता था कि यार बहुत लोग किए हैं पहले और रास्ता मुझे पता है वहाँ तक जाने का, तो मैं कर सकता हूँ। तो वो एक पावर था जो मेरे अंदर से जनरेट होता था और मैं करते रहता था कुछ कुछ और निकल जाता था आगे। तो नोट्स यार कैसे लेने चाहिए? मतलब हाथ से बनाने चाहिए, प्रिंटेड वाले होने चाहिए, उन्हीं पे लिख लो, कुछ सिलेक्टिव पॉइंट करना चाहिए, कुछ इस टाइप का आप इनपुट देना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैंने फाइनल ईयर में सब नोट्स बनाए थे, मेडिसिन के नोट्स बनाए थे सिर्फ, और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स को मैंने नोट्स से ही पढ़े थे। तो एक्चुअली मतलब मिक्स बैग कर लिया आपने? हाँ, मिक्स किया सर, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेनी है और आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट टफ लग रहा है आपको, तो उसकी नोट्स बना करके आगे बढ़ना चाहिए। बाकी जो आप कर सकते हैं वो उसको नोट से ही कर सकते हैं, प्रिंटेड नोट से ही कर सकते हैं। अब ईमानदारी से बताना कैमरे पे देख के कि आपको क्या लग रहा था आपकी कितनी रैंक तक आ जाएगी? सर पेपर देने के बाद मेरा एक्सपेक्टेड था कि मैं अंडर 25 आ रहा हूँ, लेकिन पेपर देने के पहले मेरे को लग रहा था कि मैं 1000 के आसपास आ जाऊँगा, तो बहुत भगवान का बहुत शुक्रिया होगा कि मैं 1000 तक पहुँच जाऊँ। तो फिर जब आपने सोचा था 1000, फिर सोचा 25 और जब आई तीसरा नंबर तो फिर तब मतलब कैसा आपको फील हुआ? मतलब देखा आपने 2-3 बारी रिजल्ट को? यकीन नहीं था सर कि थर्ड कैसे आ जाएगा, लेकिन मतलब 2-4 लोग बाहर से बताए मेरे को, तो मेरे को यकीन हो गया कि यार थर्ड आ गया है अभी। मतलब बाहर वालों ने बताया कि भाई थर्ड आया है? ओके। तो ये आई थिंक वो सिंगल डिजिट रैंक इज लाइक यू हैव दैट ब्लेस्ड आई वुड से बेबी और मेडिकल फील्ड जिसने वो जो आई थिंक सीलिंग होती है उसको अचीव किया है। तो चलो GTs के बारे में बात करते हैं। मतलब लोग कहते हैं हर महीने देना चाहिए, 15 दिन पे देना चाहिए, तो मतलब आपका क्या अप्रोच रहेगा? एक अनफिल्टर्ड अप्रोच देना कि कितने GTs नंबर टोटल नंबर? हाँ, टोटल कितने देने चाहिए अंदाज़ा? सर मैंने GTs को कभी टेस्टिंग मेथड के रूप में कभी यूज ही नहीं किया है। nice. मैंने उसको लर्निंग मेथड के उसमें यूज किया है, और एक्चुअली मैंने GT देना स्टार्ट किया था इंटर्नशिप में, उसके पहले मैंने GTs नहीं दिए थे और बहुत कम स्कोर आया था, 120 या उससे कम ही स्कोर था उस टाइम पे। और मतलब हर मंथली मैं 2 GT देता था और उसके बाद फिर थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया था जब करने के लिए कुछ था नहीं कि अब मैं करूँ क्या, नंबर बढ़ नहीं रहे, तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी, फिर इसके बाद डाउन कर दिया था उसका फ्रीक्वेंसी। तो GT में कई ऐसे सवाल होते होंगे जिनका आंसर ही नहीं पता? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं और वो अपनी अपॉर्चुनिटी होती है कि ये सब क्वेश्चन मैं सीख जाऊंगा अभी। तो ये अब आप ऑडियंस को बताओ भाई, ये कैसे करते हैं, ये मैजिक कैसे अचीव करना होता है कि एक ऐसा सवाल
जिसके बारे में कुछ नहीं आता होता फिर भी उसको सही कर लिया। वो अगर हम लोग जीटीज दे रहे हैं तो एक अंदर से एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है कि हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे वहाँ एग्जाम में, और वही आंसर होता है जो हम लोग गेस कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग जीटीज देते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो कोई ऐसे वीक एरियाज थे आपके जो आप आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई ये सब्जेक्ट तो नहीं हो पाएगा या ये सब्जेक्ट मेरे लिए डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट सर माइक्रो लगता था, थोड़ा फार्मा भी लगता था क्योंकि ड्रग्स याद नहीं होती थी स्टार्टिंग में, तो ये दोनों टफ थे। इसके अलावा सर मेडिसिन के कुछ कुछ चीज़ें भूल जाती थी, कुछ कुछ पार्ट्स होते थे वो भूल जाते थे, तो कुछ कुछ पार्ट्स टॉपिक्स ही थे ऐसे जो टफ लगते थे। सब्जेक्ट में मेरे को माइक्रो और फार्मा थोड़ा टफ लगा था। ऐसा सच में होता है कि कुछ हर डॉक्टर का कोई ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, कुछ वीक होता है, या मतलब ये क्या नोशन है हमने माइंड में बना लिया है कि यार ये मुझे नहीं आता, या मतलब ये है नेचर है, इनहेरेंट नेचर है व्हिच इज कॉजिंग दिस? मतलब आप इसका व्हाट इज द टेक दैट यू वुड लाइक टू पुट ऑन दिस? सर मुझे लगता है कि सब्जेक्ट कुछ वीक नहीं होता है, वो हम लोग को आता होता है, लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंस उस पर नहीं फील करते हैं। तो मतलब सब्जेक्ट तो हम लोग के स्ट्रांग होते हैं, सब हर चीज़ का नॉलेज होता है हम लोग को लगभग। तो आपकी जैसे एग्जाम से 1 महीना पहले डेली रूटीन क्या थी? मतलब सुबह उठे, मतलब सुबह रात को कितने बजे सोते थे, सुबह कितने बजे उठते थे? थोड़ा उसको इलाबोरेट करना आपकी व्हाट वाज योर डेली रूटीन? सर मतलब सोने उठने का कभी टाइम सही से हो नहीं पाया, लेकिन हमेशा यही रहता था कि जल्दी सोएं और थोड़ा जल्दी उठें, तो कभी हो नहीं पाया। हमेशा स्ट्रेस में रहते थे कि जल्दी सोना है, और इसमें स्ट्रेस में है कि जल्दी उठना है, तो नींद भी नहीं आती थी, तो ये बहुत टफ हो जाता था। लेकिन लास्ट टाइम पे एग्जाम के लिए, जैसे एग्जाम में हमको अपीयर होना है तो हम लोग को पैटर्न लेके आना चाहिए, भले ही इतना स्ट्रेस हो रहा है लेकिन पैटर्न लेके आना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहना चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं पुरानी उनको रिवाइज करते रहना चाहिए। तो तकरीबन एक दिन में कितने घंटे पढ़ोगे? सर ये काउंटेड तो नहीं है, लेकिन हम लोग लाइब्रेरी में रहते थे, और लाइब्रेरी में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, फिर बाहर निकल जाते थे थोड़ी देर में, थोड़ा देर के लिए निकलते थे, 2 घंटे वापस आ रहे थे। मतलब थोड़ा टफ था ये बता पाना कितने घंटे पढ़े, लेकिन मतलब 6 to 8 आवर्स तो मिनिमम पढ़ने चाहिए। वो 6 to 8 आवर्स मतलब फाइनल यील्ड बोल रहे हो या 6 से 8 घंटे टेबल पे बैठना है? 6 to 8 आवर फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। मतलब वो आप चाहे 10 घंटे पढ़ के 6 घंटे निकालो या 12 घंटे पढ़ के 6 घंटे निकालो, वो आपके ऊपर है, पर रोज 6 से 8 घंटे आपने पढ़ना है। 6 to 8 आवर मिनिमम इतना आना चाहिए। भाई ये बात सुन लो डॉक्टर आशुतोष की, ही हैज गॉट रैंक 3। अगर कोई रोज 6 घंटे पढ़ रहा है लास्ट के 1 साल में, तो इस बात की एश्योरेंस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो उस दिन के ऊपर मैटर करता है, थोड़ी भगवान की कृपा पे मैटर करता है कि आप फाइनली उस रैंक तक पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए। आई थिंक वो थोड़े से फैक्टर्स उस दिन के भी रहते हैं। कुछ मतलब ऐसा कुछ होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में उस टाइम पे लास्ट मिनट के कुछ डिसीजंस जो रैंक को अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल सर, मेरे भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें मैं लास्ट के 30 सेकंड में आंसर चेंज किया हूँ कि नहीं ये आंसर नहीं, ये करूँगा मैं और यही आंसर है। ओके, तो मैं सवाल आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि वो नॉन डिस्क्लोजर में आता है बट आपने लास्ट में आंसर चेंज किया? काफ़ी 2-3 क्वेश्चन मैंने चेंज किए ऐसे सर। ओके फाइन। सो डॉक्टर साहब अब ये बताओ कितने सवाल आप करके आए हो पेपर में? सर मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, और जो क्वेश्चन 200 ये सर ऐसा सोच रहा था कि इस क्वेश्चन को छोड़ूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था। गट्स मैन, 200 सवाल अ यंग डॉक्टर इज डूइंग, और उसमें से मतलब अंदाजन कितने गलत हुए होंगे आपने? अगर 19 क्वेश्चन 19 गलत, तो फाइनल स्कोर आपका आया 181 करेक्ट। 181 का फाइनल स्कोर है। ऑसम मैन, ऑसम। मतलब वो 90% मार्क लाना वो भी नीट यूजी में नंबर लेके आते हैं लोग, नीट पीजी में 90% मार्क्स लेके आना, दैट इज हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन मैन। सो एनी मेरे मतलब लास्ट का ये जो सवाल है कि एनी एंजाइटी, मतलब क्या आशुतोष को एंजाइटी होती है? पहले तो लोग मानेंगे नहीं। हाँ सर, एंजाइटी होती है, बिल्कुल होती है, और एग्जाम के पहले थोड़ा एंजाइटी बढ़ भी जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा कामनेस का एक मेथड निकाल लिया था कि मेरा मैक्सिमम प्रिपरेशन जीटी से हुआ है, तो मैं सिर्फ जीटी पे फोकस करूँगा और उसी से मेरा रैंक आएगा, क्योंकि अभी तक मैं जीटी कर रहा हूँ तो मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है उस पर। तो एग्जाम भी सेम पैटर्न का होता है तो मेरा उसमें भी अच्छा स्कोर आएगा, तो मैं पूरा पैटर्न अपना शिफ्ट कर देता जीटी पे, और जितना हो रहा था उतना किया था, कुछ इधर उधर करने का कोशिश नहीं किया था, तो उससे मेरा एंजाइटी रिलीव हो गया था आराम से, और एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया था। एग्जाम में जाने से पहले मैं सबको बोल के गया था कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, बारिश भी हो रहा था। आशुतोष, लास्ट मिनट हैक या लास्ट मंथ हैक क्या देना चाहोगे? सर मैं तो यही बोलूँगा कि मेहनत करते रहना है और धीमे धीमे आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, और
स्ट्रेटजीज जो बना रहे हैं हम लोग रुक कर नहीं बनाना है, हमको आगे चलते रहना है, रास्ता बनते जाएगा और नई स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटजी आप चाह रहे हो वो अपने आप निकल के आ जाएगी आपके अंदर से। तो इधर उधर कोशिश नहीं करना है ढूंढने का कुछ भी, और अच्छा होगा। सो ये रैंक 3 जो मेरा आया, इसके लिए मैं अपने फैमिली में मम्मी पापा दादी और भैया लोग दीदी सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा। और इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स जो थे वो भी मेरा बहुत सपोर्ट किए। यहाँ तक मैं पहुँच पाया तो मेरे फ्रेंड्स की वजह से, मेरी फैमिली की वजह से और बाकी सब लोगों की वजह से जो मेरा सपोर्ट किया हमेशा के लिए। तो मैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरे टीचर्स सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे टीचर्स जो इतना कुछ मेरे को नॉलेज दिए हर चीज़ का, तो उन सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।